हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है और जीएसटी मंत्रा में भी आपका स्वागत है। हमारे सुपर एक्सपर्ट और हमारे सुपरस्टार राजेंद्र अरोड़ा जी भी हैं, जो कि हमारे जीएसटी के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि सुपरस्टार हैं और क्विक, और जो कहते हैं ना क्विक फिक्स, उस तरह से काम करते हैं। सर से कोई भी क्वेश्चन पूछे, क्विक फिक्स तो मतलब कहते हैं ना टेम्पोररी। देखिए, परमानेंट चाहिए तो फिर तो उस आदमी के पास जाना पड़ता है। तो अगर आपको कोई परमानेंट क्वेश्चन चाहिए फिर तो राजेंद्र अरोड़ा की शरण में जाएं, उसको प्रसाद चढ़ाएं, चढ़ावा चढ़ाएं और प्रोफेशनल सर्विसेज लें, वो वहां तक तो जिसकी जरूरत है। अदरवाइज क्विक फिक्स में अगर बात करें तो राजेंद्र अरोड़ा जी इतना है कि जो आपकी छोटी मोटी परेशानियां हैं उसको छोटे मोटे अंदाज में तो खत्म कर ही सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल की अपनी एक लिमिटेशन होती है। तो अगर आपको कोई ज्यादा सर्विसेज चाहिए तो आपसे अनुरोध है कि आप सर के पास जाएं या हमसे कनेक्ट हो जाएं और प्रोफेशनल सर्विसेज लें, अगर आपको किसी मैटर पे आपको ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज अरोड़ा जी इतना तो जरूर रखते हैं कि आपकी जो छोटी मोटी परेशानियां हैं और जो हो सकता है कि आपको कोई दे नहीं पा रहा हो, क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया की तो बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कि जो ओवरऑल गूगल है वहां पे सब कोई ज्ञान दे रहा है, जितना ज्ञान ले लें। अब उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी गलती है ये तो मैं कोई कमेंट करने का ना मेरे पास राइट है और ना कोई अधिकार है। बट मंदिर में जाते हो तो लिखा रहता है कि जेब खतरों से सावधान रहें, तो गूगल पे कहीं ना कहीं नीचे लिख देना चाहिए फेक प्रोफेशनलों से सावधान रहें। सर ये डिस्क्लेमर वहां पे आना चाहिए। तो हमारे आपने बहुत बढ़िया बात कही है। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आए दिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सर वहां पे ऐसा लिखा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर कि हर कोई वैसा ही है, बट ये डिस्क्लेमर ना गूगल को देना चाहिए, फेक प्रोफेशनल से सावधान रहे और प्रोफेशनल को थोड़ा ढूंढे और प्रोफेशनल के पास जाए। हो सकता है रविंद्र सर की तरह लोग और भी हैं, आप जरूर उनके पास जाए। बहुत सारे लोग, लिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल है माल, ये माल बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। अगर ये सोच रहे हैं कि जितने लोग जीएसटी पे जो ज्ञान दे रहे हैं वो सही है तो मैं उसमें इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। खैर सर, मेरा शो करने स्टार्ट करने का तरीका अलग होता है, ब्रीफ जरूर मांगूंगा, इतना दिनों से लोग देख रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रीफ फिर क्वेश्चन पे आएंगे सर। नहीं सर, धन्यवाद हिमांशु जी। आज आप आज शो पे आए। आप वैसे तो रेगुलरली आप हमेशा बैक स्टेज काम करते रहते हैं, हमारे को मॉनिटर करते हैं, हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं जहाँ भी हमें ज़रूरत होती है, बट आज आप शो पे आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बेसिकली, मेरा इंट्रोडक्शन तो ऑफकोर्स सारे हमारे व्यूअर्स जानते हैं। मैं 2003 का चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और तब से प्रैक्टिस में हूँ। आज लॉ ग्रेजुएट भी हूँ और जीएसटी में एक्सक्लूसिवली काम कर रहा हूँ और टैक्स फॉर वेल्थ के साथ एज चैनल पार्टनर, एज नॉलेज पार्टनर, एज टीम टैक्स फॉर वेल्थ के साथ काम कर रहा हूँ। चलिए सर, पहला क्वेश्चन है मेरा कि as 3 is getting to auto populated, then how will it make amendments? नहीं, अमेंडमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जी। अब देखो, ये जो नई स्कीम लेकर आ रहे हैं 1 जनवरी 2021 से, जो अभी 42nd काउंसिल मीटिंग में प्रपोज्ड हुई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई GSTR 1 फाइल करना 3B से पहले ज़रूरी होगा, जिससे कि आउटपुट सप्लाई जो है वो वहाँ पर डायरेक्टली ऑटो पॉपुलेट होगी। और सिमिलरली 2A से डाटा जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का ऑटो पॉपुलेट होगा। तो जो हम शुरुआत में डे 1 पे जब कानून आया था तब हमने सोचना शुरू किया था कि GSTR 1 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा, 2 में जो भी इनपुट वगैरह होगा हमारा उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, फिर 1 और 2 से डाटा आउट कर 3 में जाएगा। तो 3 जो है वो कभी नहीं आया, 3B आया। तो 3B को ही 3 की तरह प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है अब, और 1 का काम 1 कर रहा है और 2 का काम जो है वो 2A कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि पूरी की पूरी स्कीम को वैसे के ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। अब जो चेंज है, अमेंडमेंट है, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखने वाली बात ये होगी कि कितना चेंज अलाउ करते हैं, बिल्कुल चेंज अलाउ नहीं करते हैं, या कुछ चेंज 10%, 20%, 40% चेंज अलाउ करते हैं, जो भी 1 और 2A से डाटा है। नीड टू सी, बिकॉज अभी कुछ एग्जैक्ट क्लैरिटी इस मामले में नहीं आई है। कुछ प्रोटोटाइप आएंगे, जीएसटीएन निकालेगा। आजकल तो वैसे भी हम देखते हैं कि कानून कुछ और होता है और जीएसटीएन कुछ और कहता है। अभी फिलहाल जो है एक ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल की बात हो रही है कि अगर आपका 5 करोड़ रुपए से ऊपर वो है एग्रीगेट टर्नओवर है और आपने 2 महीने की रिटर्न फाइल नहीं की तो आपका ई-वे बिल ब्लॉक हो जाएगा। जबकि ऐसा कोई भी रूल्स में नहीं लिखी है बात, और रूल्स में लिखे बिना जीएसटीएन कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएगा, दिस नीड्स टू बी सीन। बट
क्योंकि प्रेजेंटली आप कुछ भी कह लें, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है वो जीएसटीएन है। लॉ ने अपने विजुअलाइजेशन दिया बट उसको इम्प्लीमेंट तो जीएसटीएन कर रहा है शुरू से आज तक। तो वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, आई हैव माय स्ट्रांग एप्रीहेंशंस अबाउट इट एंड आई कैन नॉट से एट दिस स्टेज, दिस इज अ वेरी नेसेंट स्टेज where we cannot comment about the modalities which are going to come in times to come. लेकिन सर इससे नहीं लगता है कि थोड़ा डिपार्टमेंट को पावर आप दे देंगे, जहां ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, सारे फ्लो की बात कर रहे हैं, वहां ऑटोमेशन को कहीं ना कहीं हैम्पर भी होगा। और सर जानते हैं जहां पावर आता है वहां चीजें आ ही जाती है। सर एक्चुअली क्या हो रहा था हिमांशु जी, अभी तक क्या था कि लोग जीएसटीआर 1 में कोई फिगर फाइल करते थे, जीएसटीआर 3 में कोई और फिगर फाइल कर देते थे। तो उसको क्लोज करने के लिए, उसको लूप करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जीएसटीआर 1 में जो आप डाटा डालेंगे वही उठकर 3B में आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको जीएसटीआर 1 को क्लोजली मॉनिटर करके सही फाइल करना है, लेकिन अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो भविष्य में भी आप उसको अगले जीएसटीआर 1 में चेंज कर पाएंगे, जैसा कि आप प्रावधान कर रहे हैं। राजेंद्र सर, आप तो इतने एक्सपर्ट हैं, इतना रोज आप इवेंट और सेमिनार और लोगों को बता रहे हैं, ये पहले दिन की प्रॉब्लम नहीं थी, ये सारा सिस्टम पहले दिन इंटरलिंक होना चाहिए था। मैं डेटा फिल ही क्यों करूं? आप, मेरा क्वेश्चन तो ये है कि मैं डेटा फिल ही क्यों करूं? नहीं भाई, सही है आपकी बात। में डेटा दे दिया, ये ऑटो पॉपुलेट उसी दिन कर देते हैं, तो आप तो मौका दे रहे हैं ना सर। इतना बड़ा सिस्टम बनाया गया और अगर डेटा ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है तो ये तो मतलब क्या कमेंट करूं? वेस्ट है। आपकी बात सही है, यही तो प्रॉब्लम था सर सबसे बड़ा, और इसी वजह से जो फेक इनवॉइसेस का जो चक्कर चला वो इसी वजह से चला। तो अब वो चीजें थोड़ा बहुत उनको तंग कर रही हैं, लेकिन क्या है कि गेहूं घुन इकट्ठा पिस रहा है, तो उस कारण जो शरीफ लोग हैं, इनोसेंट टैक्स पेयर्स हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। खैर सर, अगला क्वेश्चन बात हिमांशु जी बताना चाहता हूँ, बड़ी मजेदार बात है कि पिछले दिनों 1 जुलाई 2020 को जब तीसरा साल निकला तो जीएसटीएन ने एक डाटा रिलीज किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे 1,23,00,000 रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं जीएसटीएन पे कंट्री में, और उसमें से 86% जो हैं वो ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर सालाना 1.5 करोड़ से कम है। तो आप सोच कर देखिए कि 86% लोग 1.5 करोड़ से कम धंधा करते हैं जी। और एक मजेदार बात आपको मैं बताना चाहूंगा, सारे व्यूअर्स को भी, कि जो 65% रेवेन्यू जो है वो सिर्फ 6% लोगों से मिल रहा है कंट्री में, और आप पॉलिसीज बना रहे हैं ऐसी जिससे 100% लोग तंग हो। तो आप 6% के लिए पॉलिसी बनाइए, 10% के लिए बनाइए, बाकी 90% को आप रिलैक्स रहने दीजिए ताकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाएं और वो भी उस 6-7-8% में शामिल होने की कोशिश करें। आप वो जो 90 वाले हैं उनको 90 ही रखना चाहते हैं हमेशा, उनको 10 की कैटेगरी में लाना नहीं चाहते, उनको हमेशा सप्रेस करते रहना चाहते हैं, उसको हमेशा प्रेशराइज करते रखना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम तो सारी है सर। सर अब तो इसमें क्या कमेंट करूं, आप तो रोज चीजों को देख रहे हैं, बट सिस्टम को जितना सिंपल और किया जा सकता था, शायद हम उस तरफ, पता नहीं क्यों मुझे अब लगता है कि हम जो इंटेंशन थी इम्प्लीमेंटेशन में, वो इंटेंशन अब दिख नहीं रही है। चाहे उसका जो भी रीजन हो, या तो नॉलेज की प्रॉब्लम हो या सर किसी और तरह की प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता, बट जैसे जैसे सर सिस्टम को ऑटोमेट से आप किसी के हाथ में पावर देते हैं ना सर, वहां मामला फिर हमारे और आपके जैसे लोग आ जाते हैं, और नो डाउट हम भी 2 पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, वो भी 2 पैसे पर, तो सर ये पूरा एक तरह का ना सर्कल घूमने लगता है, जिस सही बात मोटिव था। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं उसको ऑन प्लेटफॉर्म तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये सब सही नहीं है सर। एक अमित जी का एक क्वेश्चन अगर आप देखें सर। अमित खत्री जी, Sir, can ARN number generated for addition of new place of business be used for billing outward supply of goods till the time the application for addition is approved by proper officer? देखिए अमित जी, अगर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपने ऐड किया है तो वैसे तो उसकी लायबिलिटी उस दिन से हो जाती है, उसकी वैलिडिटी उस दिन से हो जाती है जिस दिन से आप उसको ऐड करते हैं या डेट ऑफ एडिशन बताते हैं। बट प्रैक्टिकली ये जीएसटीएन प्रॉब्लम करता है इस बात के लिए, तो हमारा सजेशन आपको यही है कि आप इसको अप्रूव होने तक का वेट करें, उससे पहले बिलिंग वहां से ना करें। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखें ललित का,
Please explain cash limit received from B2B sale per day, per bill and annual. देखिए सर, कैश लिमिट रिसीव्ड का कोई जीएसटी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर। ये इनकम टैक्स में रिस्ट्रिक्शन है, वो जो आपका 2.5 लाख रुपए वाला है। इनकम टैक्स का मैं कुछ भी आपको नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए मैं विवश हूँ। लेकिन जीएसटी में B2B जो सप्लाई आप करते हैं, सिर्फ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है कि अगर आपका कोई भी इनवॉइस 50,000 या उससे अधिक है तो आपको नाम चाहिए, एड्रेस चाहिए उस पर्टिकुलर रेसिपिएंट का। अदरवाइज और अगर B2B हो, B2B तो में तो आपको नाम और एड्रेस मिलेगा। B2C में अगर आपको 50,000 से अधिक है, कैश का इनवॉइस है, तो आपको उसका नाम और एड्रेस चाहिए। अदरवाइज जीएसटी में आपको रिसीट की कोई लिमिट नहीं है। आप 20 लाख रुपए कैश रिसीव कर लें, वो तो इनकम टैक्स में आपको लिमिट है ललित जी की वो आपको बांधते हैं, वो मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सर उनका फर्दर उसी में आएगा, प्लीज एक्सप्लेन कैश लिमिट रिसीव्ड फ्रॉम B2B सेल। वही सेम क्वेश्चन है। तो ललित जी, इसके लिए हम इनकम टैक्स का जो अगला वीक हम करेंगे तो आपके क्वेश्चन वहां पे लेंगे और आपके आंसर देंगे। आज के लिए ये चीज हम नहीं ले रहे। सर अगला क्वेश्चन है, इनका कहना है माय रिफंड एप्लीकेशन फॉर 2017-18 इज नाउ रिजेक्टेड बाय द डिपार्टमेंट, सो इफ आई अप्लाई इट अगेन देन इट विल बी ट्रीटेड एज ए टाइम बार और नॉट? नहीं, देयर वाज अ जजमेंट, रीसेंट जजमेंट wherein it was decided by the Honorable High Court. I am forgetting the name of the judgment, but I can certainly supply later. But recent judgment I have read it, wherein the High Court has decided that it shall be considered to be from the original date when it was filed. So अगर आपने refund application file किया, it was deficiency memo was issued, rejected, but then you again filed it or filed after deficiency memo you again filed it, so it shall be considered to be filed from the original date when it was first filed. Sir, next question है, what is a section 36(4) is not comply in September 3B? सर अगर आपने 36(4) को कंप्लाई नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि 36(4) क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। लॉ ऑफ द लैंड है, रूल्स में नोटिफाइड है, आप कंप्लाई नहीं करते। आपका 2A का क्रेडिट सितंबर में आपको 2A में नहीं था, इट केम इन नवंबर, देन द क्रेडिट एक्चुअली अवेल्ड इन सितंबर but was due to be availed, eligible to be availed in November. Then for 2 months the interest shall be levied on that. Otherwise और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, डिपार्टमेंट जर्नल पेनल्टी आपके ऊपर लगा सकता है, बट आई फील दैट शुड नॉट हैपन, बिकॉज फॉर आप उसके लिए आपको शो कॉज करना पड़ेगा उनको, डिपार्टमेंट को, अंडर सेक्शन 73 और 74 जो एज द केस में भी। बट इंटरेस्ट is compensatory in nature, pratibha processors, so that shall certainly be charged interest for 2 months or whenever the credit appears in 2. ठीक है सर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, what will be the consequences if 6-digit HNS is not used? HSN यूज नहीं होगा, 2 सिचुएशंस बनती हैं दोस्तों। पहला तो ये बनता है कि आपका आपने इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स दिए। अब इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स में आपको सेक्शन 122 में जो पेनल्टीज ऑफेंसेस लिस्टेड हैं, 21 ऑफेंसेस लिस्टेड है, उसमें से आपका नॉन कंप्लायंस का एक पेनल्टी ऑफेंस है, तो आपको पर इनवॉइस उसके ऊपर चार्ज किया जा सकता है। या फिर एक जनरल पेनल्टी सेक्शन 125 में भी है, अगर आप GSTR 9 में या 9C में, 9 में तो 17, 18, 18, 19 के लिए ऑप्शनल ही है, तो आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन 19-20 में HSN वाइज समरी इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज की देना कंपलसरी हो जाएगा। तो इन दैट केस आपको नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 122 का होगा, तो वो उसमें आपको ऑफ कोर्स इफ इट इज पर इनवॉइस देन 10,000 रुपीज और द टैक्स अमाउंट व्हिचएवर इज हायर, और इफ इट इज
not an invoice wise. If it is not on the invoice, then if it is in the annual return form 9, in that case 125 की maximum of 50,000 रुपीस की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। सर अमित जी का क्वेश्चन जो पहले था तो मैं एक बार फिर से वो एआरएन की बात कर रहे थे कि जनरेट नहीं हुआ, उसी में फर्दर वो पूछ रहा है reference to the earlier question, please confirm what will be done if inward procurement outward billing at new places. वही होगा सर, वही होगा, वही प्रॉब्लम होती है अनिल जी, अमित जी, वही प्रॉब्लम होता है। इनवर्ड सप्लाईज को आप कंट्रोल नहीं कर पाते। आप कई बार कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डील कर रहे होते हैं तो वो बड़ा मुश्किल होता है, और कई कुछ फ्रीक्वेंट कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होती हैं, आप वहाँ उसको अवॉइड नहीं कर पाते। तो आपने जिस दिन अप्लाई कर दिया, to my humble view in law, that shall be considered to be added in your certificate, but the GSTN is playing a I would say a different role in terms of not doing it from the day when it was actually amended, but from the future date whenever they wish. So आप एक चिट्ठी अपने जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को ये लिख दीजिए साथ ही साथ। अगर स्टेट ऑफिसर हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा, आप जाइए उनको मिलकर आइए और चिट्ठी लिख दीजिए, और सेम डे वो अप्रूव भी कर देंगे अगर आप पर्सनली मिलकर आएंगे तो। और अगर आप नहीं मिल के आना चाहते तो आप एक रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू करके एक चिट्ठी जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को लिख दें, ताकि फ्यूचर में आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो आपको उस एड्रेस पे मिला जो आपका अपडेटेड अभी नहीं हुआ है, वो डिसअलाउ ना हो बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है, my supplier is quoting incorrect HSN in invoice. I'm using correct HSN in my sale invoice. Now, while reporting HSN summary for one HSN stock will be accessed for one another stock. What will the negative and how to deal this situation also? देखिए ऐसा है सर कि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका इनवर्ड सप्लाई पे HSN है, that is not the guarantee of the actual HSN. You as a supplier cannot rely upon the inward supply invoices and say that the HSN used on those invoices, I am using the same. The rate which is being used by my supplier, I am supplying those goods on the same rate. Then also, you cannot take shelter of the inward supply invoice. You have to design yourself, you have to determine the rate of tax, you have to determine the HSN. Now, if it is not done, my dear friend, then you cannot do anything into it. But all you can do is to again write a chitti to your jurisdictional proper officer. Jurisdictional officer or proper officer, whatever you name call it, but you should write a chitti. That will be a better option. सर एक और क्वेश्चन है, देख लेंगे सर शर्मा जी का, मैंने शेयर कर दिया। 2018-19 का GSTR1 की कुछ सेल्स क्लाइंट ने नवंबर 19 में रिटर्न में डाली, बट टैक्स 3B के 18-19 में ही पे कर दिया था। अब 9 और 9C में कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? आकांक्ष जी, आप किसके बिहाफ से पूछ रहे हैं, रेसिपिएंट के या सप्लायर के? बड़ा क्लियर कीजिए जरा मुझे, मैं उसी के हिसाब से बताऊंगा। आप सप्लायर के बिहाफ से पूछ रहे हैं या रेसिपिएंट के बिहाफ से पूछ रहे हैं सर? तो आकांक्ष जी, आप तब तक आकांक्ष जी प्लीज आप उस पे कमेंट करें सो दैट कि हम आपका क्वेश्चन ले पाए, जो राजेंद्र सर ने जो क्वेश्चन पूछा है। तो मैं आगे बढ़ता हूं सर, हमारा और क्वेश्चन है, whether for determining the aggregate turnover for the invoicing for 500 crore for financial 17-18, turnover of the first quarter shall be added or not? This is a very good question. It has been asked from me since 1st October at least 5 times from different corners of the country. My answer to this question is that for the financial year, because there is a recent change in the compulsory e-invoicing by a registered taxpayer having an aggregate turnover of more than 500 crores. Earlier,
it was written that during the financial year, if the aggregate turnover of 500 crore exceeds, then you have to do compulsorily e-invoicing, electronic e-invoicing, and IRN you have to generate, invoice reference number. But they have changed it recently, and what the change they did is that during any preceding financial year, if your aggregate turnover exceeds 500 crores, then you have to compulsorily generate invoices electronically. Of course, electronic generation of invoices means you have to generate invoices through your software, and then you have to generate IRN for every invoice you generate at your place on the portal. On the portal, you will go, fill in the details, and then generate IRN. Accordingly, only that is called e-invoice. So, during any preceding financial year, they have changed it. Now, for financial year 17-18, there were only 9 months in the GST regime. First 3 months, April, May, June, was in the erstwhile regime of VAT, service tax, and excise. Now, the question here is very beautiful: whether those 3 months turnover shall also be considered to be determining the aggregate turnover of 500 crores for the financial year 17-18 or not. My answer would be, unless there is no other change or the clarification came out by the department, something otherwise, contrary clarification comes out, that for the purpose of aggregate turnover, even for determining the threshold of 2 crores and 5 crores, earlier it was 2 crore for financial year 17-18, department came out with the press release on 3rd July 2019 and clarified that the aggregate turnover for first 9 months from July to March only shall be counted for determining the aggregate turnover for the purpose of determining the threshold of 2 crore for the purpose of GST audit under section 35(5). So taking the same corollary on an analogy, I give my personal opinion that for financial year 17-18, only July to March turnover shall be counted, not the April, May, June turnover shall be counted for the determination of aggregate turnover of 500 crores or more for the purpose of compulsory generation of e-invoice. ठीक है सर, अभी आकांक्ष जी का तो उस पे आया नहीं, अगर आप इस पे कोई कमेंट कर दें तो ठीक है। जवाब दे देना चाहता हूँ आकांक्ष जी के सवाल को मैं सर उनका आ गया सप्लायर साइड से जी ठीक है। अगर सप्लायर साइड से बात हो रही है, आपने 18-19 का GSTR 1 में सेल जो है नवंबर 19 में दिखाया, आप सप्लायर हैं और 3B का टैक्स आपने 18-19 में दे दिया, तो 99C में क्या प्रॉब्लम आएगी? देखिए आकांक्ष जी, सिचुएशन इज कि देखिए आपने टैक्स तो पे कर दिया 3B में, 1 में आपने नहीं दिखाया। अब जब 1 में नहीं दिखाया तो आप अपने 9 को प्रॉपरली अपडेट करो, क्योंकि जो टेबल नंबर 4 of 9 है, that shall be auto populated from the ones filed for 18-19. Now the turnover which is reported in November 19 shall not be there in table 4 of form 9. Now you change it, add the turnover which was reported in November 19 of 1 of November 19. Tax is already paid, nothing to be done. If the difference arises, there would not be any difference also in 9, but in 9 an audited balance sheet, so there would not be any problem with respect to 9C also. But your recipient would be in trouble, because if you have added that invoice or the turnover of pertaining to 18-19 in November 19, then he will not be able to claim the credit of that 18-19. So you need to see, you have asked only from supplier side, so I am giving you the answer of supplier side. If your recipient has not troubled you, has not come back to you, let it be, don't worry, you are on the safer side because you have paid the taxes also. Vimal Sethi sahab, welcome.
Amit Khatri ji, another question he is asking, please throw light on the provision related to non-charging of GST on sale of certain motor vehicle in case transit mixer used in construction company if certain conditions are satisfied. Now the question arises, Amit ji, is not the taxability on the supply of this motor vehicle, will you call it motor vehicle transit mixer? To my humble view, it should be considered to be plant and machinery, and the input tax credit on the purchase of that plant and machinery should be available. But if you do not consider it motor vehicle, the tax shall be charged on the sale consideration instead of the difference between sale and depreciated value, sale value and depreciated value, as per notification 8/1 released on 8/2018. I'm sorry, 8/2018, released on 8 January 2018. So central tax rate, wherein the motor vehicles are sold, and the rate of tax shall be 12 or 18 on the basis of the cubic capacity, CC, and the ground clearance, and the type of the vehicle, whether it is a SUV or a sedan or a LMV, light motor vehicle. So depending upon the cubic capacity and many other criteria which are given in the notification, the rate of tax shall be 12 or 18, but the value of supply on which 12 or 18 shall be levied is calculated by deducting the depreciated value if it is a business asset and capitalized in the books of accounts, and then must be depreciated also. So the difference between sale value and the depreciated value, that shall be the value of supply on which either 12 or 18 shall be charged. But if I do not consider it motor vehicle, I consider it plant and machinery, then on the sale consideration, the value shall be considered to be the sale consideration, and the rate of tax shall be charged at the rate at which the fresh goods, original goods are sold, like that kind of a motor vehicle. So you need to be careful about it. So this is my view about this particular aspect. I just took this view because that the input tax credit shall also be available on this motor vehicle, unlike the otherwise. But otherwise also it is for transportation of goods which you are selling. So the credit would be available as motor vehicle also. So you take it as a motor vehicle and pay tax on the difference value. Himanshu ji, you are mute. मैं कह रहा हूँ कि अब हमारा कोई क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं सर, हमारा टाइम भी हो गया है, और हम एक चीज तो सर एक और, अगर क्योंकि कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी तो उन लोगों का फीडबैक था कि सर या तो स्टार्टिंग में या लास्ट में आप कोई टॉपिक स्पेसिफिक ना छोटा सा 2 मिनट 3 मिनट का कुछ क्रक्स बताएं। चलिए तो अगर अगली आपने आज ही ले लीजिए, अगर आप कुछ और मांगते तो शायद वो भी विश पूरी हो जाती। आप अपने हिसाब से, उनका कहना है कि सर कोई भी पॉइंट जो कि लगे कि इम्पोर्टेंट है और आज के डेट में रिलेवेंट है, उसमें 2 मिनट, ज्यादा ये नहीं कि मुझे बहुत लंबा चाहिए। मैंने सोचा ही हुआ था आज, तो आपने आज मेरे मुंह की बात छीन ली, और आपकी विश ये भी पूरी हो, और भगवान करे बाकी सारी विश भी आज आपकी पूरी हो सर। तो आज जो मेल डालने वाले हो वो भी काम आपका हो जाए। तो हिमांशु जी ने बहुत बढ़िया सजेशन दिया। अगली बार से हम इसको क्लोजर पे करेंगे। क्लोजर पे हर बार हम 2 मिनट 3 मिनट का आपको कोई क्विक बाइट दिया करेंगे। मतलब उनका कहना है कि क्विक बाइट, या तो केस लॉ ही हो, कोई सेक्शन हो, या कोई ऐसा पॉइंट हो जो कि आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो लोगों के पास टाइम तो है नहीं सर पढ़ने का, तो उनका कहना है कि इसी बहाने हम उस चीज को थोड़ा जान पाएंगे। तो आज के लिए आज का जो जी आज का जो टॉपिक है वो फॉर्म 9 और 9C के ऊपर मैं क्विक बाइट देना चाहता हूँ। प्लीज सर। देखिए, फॉर्म 9 जो है और 9C जो है, अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ दोनों आपने फाइल होने हैं, दोनों 9 और 9C दोनों, तो मेरा आपको सजेशन है कि 9 इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटी टैक्स पेयर, 9C
Preparation of 9C is the responsibility of the auditor. Filing of 9C is the responsibility of the taxpayer only. So my humble submission would be: 1, do not file 9C without, do not file 9 without preparing 9C. I'm repeating, do not file 9 without preparing 9C first. पहला आपको सजेशन. दूसरा, always file 9 from the client's internet protocol address. Always file 9 from the client's IP address. Always send 9C, signed 9C to the client on mail, and then upload 9C from client's internet protocol only. 2 quick bites. ठीक है. और सर जाते जाते आकाश जी का एक और उसी में कमेंट आप अगर ले तो, Sir, would the amount shown in November 19 to be shown in part 5 serial number 10, 9, 14, 19 also? Yes sir, answer is yes. ठीक है. तो जैसा कि मैंने बोला था कि राजेंद्र सर के बारे में ये क्विक बाइट है, जल्दी जल्दी खा के आप निकल लें. और टेक अवे वाला मामला है, जब भी आपकी जरूरत हो तो टेक अवे ले सकते हैं, लेकिन जब आपको खाना पकाना हो तो जरूर सर से जाएं. सर को उसका प्रॉपर जो भी उनकी फी है, आप उनका नंबर ऑलरेडी हमसे ले सकते हैं या आप कमेंट करके ले सकते हैं. अगर आप गूगल पे जाएंगे, राजेंद्र अरोड़ा लिखेंगे, डिटेल आ जाएगी. तो अगर आपको किसी भी तरह की कंसल्टिंग लेनी है, तो अगर ज्यादा लेनी है, छोटा बहुत तो क्विक बाइट हम दे ही रहे, वो आप कह सकते हैं कि मैकडी का बर्गर है, लेकिन उससे ज्यादा अगर सर्विस चाहिए तो सर के पास जाना ही पड़ेगा. और हर की अपनी एक लिमिटेशन है, तो उस लिमिटेशन के अंदाज पे ही हम काम कर रहे हैं. तो हम उतना ही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो कि पब्लिक डोमेन में जरूरत है, और बहुत ऐसी चीजें रह जाती हैं जो कि आप जब सर के साथ बैठेंगे तभी वो मिल पाएगा. आई होप सो सर कि हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए, कोई और ऐसी चीजें रह नहीं गए. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीक हम